नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कन्हैया सिंह। द स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज़, एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है। 3 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 4th चैप्टर पर आ चुके हैं। 4th चैप्टर में क्या है, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है। गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस किताब, ये जो क्लास 6 की हिस्ट्री है, इसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास ज़रूर रख लें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो जो 3 चैप्टर आपने कवर किए हैं, अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके देख लीजिए। 4th चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है। तो इसमें एक लड़की है मैरी, जो कि लाइब्रेरी में जाती है। लाइब्रेरी में वो क्या क्या देखती है वो हम देखेंगे। तो जैसे ही घंटी बजती है, बेल बजती है, टीचर बच्चों को कहता है कि उनको फॉलो करें, यानी कि मैरी एक क्लास में बैठी है और टीचर आता है और बोलता है कि चलो भाई लाइब्रेरी चलना है, आज पहली बार हम लोग लाइब्रेरी जाएंगे। तो जैसे ही मैरी जाती है लाइब्रेरी के अंदर, तो वो देखती है कि एक बहुत बड़ा रूम है, उसके क्लासरूम से तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, वहाँ बहुत सारे शेल्व्स हैं जहाँ पे किताबें रखी हुई हैं। सारे शेल्व्स जो है किताबों से भरे पड़े हैं। एक कोने में एक कबर्ड है, एक अलमीरा टाइप है, जिसमें बड़ी बड़ी और पुराने वॉल्यूम्स हैं किताबों के। वो देखते ही वो उसको खोलने की कोशिश करती है, तो टीचर कहता है कि इस कबर्ड में कुछ धर्म से जुड़ी, अलग अलग धर्मों से जुड़ी स्पेशल किताबें हैं। तो तुम्हें पता है कि वेदास क्या होता है। तो मैरी सोचने लगती है भाई वेदास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वेदास एक्चुअली में क्या होता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, वेदास क्या हैं, दुनिया की प्राचीनतम किताबों में से एक। आपने जरूर वेदों के बारे में सुना होगा, आज नहीं तो कभी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 टाइप के वेद हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कितने साल पहले लिखा गया था, लगभग 3500 साल पहले। लिखा नहीं गया था, कंपोज किया गया था, यानी गाया गया था आज से लगभग 3500 साल पहले। इसमें हजारों हाइम्स हैं। हाइम्स का मतलब एक टाइप से आप कह सकते हैं भजन। ठीक है, और हाइम्स का मतलब क्या होता है, सूक्त। सूक्त 2 वर्ड से मिलकर बना है संस्कृत के, सु सु और उक्त। सु का मतलब होता है अच्छा और उक्त का मतलब होता है कहा गया, यानी वेल सेड, अच्छा कहा गया। ठीक है, ये हाइम्स जो हैं ये प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं किनकी, देवी देवताओं की। ये इंपॉर्टेंट देवी देवता कौन कौन से हैं, अग्निदेव यानी जो फायर के देवता हैं, इंद्रदेव जो वेरियर गॉड हैं, एक शौर्य के देवता हैं, आप मान सकते हैं योद्धा देव हैं, और सोमा एक ऐसा पेड़ जिससे एक स्पेशल तरह का ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था। तो इन हाइम्स को बनाता कौन था, तो सेजिस बनाते थे, यानी कि ऋषि। जो पंडित हुआ करते थे वो इन हाइम्स को जो बच्चों को सिखाया करते थे। कैसे सिखाते थे, उनको याद कराया करते थे, बोल बोल कर याद कराया करते थे, सिलेबस को ख़त्म करते थे। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बिट बाय बिट पढ़ाया करते थे। एक एक वर्ड, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये आपका गायत्री मंत्र है ना, तो एक एक वर्ड करके बच्चे को सिखाया जाता था। ठीक है, पूरी ऋग्वेद याद कराई जाती थी बच्चों को, बिल्कुल ग्रेट केयर के साथ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बोल दे तो इसका मतलब बदल सकता है। ज़्यादातर हाइम्स जो हैं कंपोज किए जाते थे और पढ़ाए जाते थे किनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा, मैन के द्वारा। लिखिए, लिखा है इसके अंदर कि मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मैन, यानी कि बनाए भी आदमी द्वारा जाते थे, पढ़ाए भी आदमी द्वारा जाते थे और पढ़े भी आदमी द्वारा जाते थे, यानी कि सुनाए भी आदमी द्वारा जाते थे और सीखे भी पुरुषों द्वारा ही जाते थे। बहुत कम थे जो महिलाओं द्वारा कंपोज किए जाते थे। ऋग्वेद जो है उसमें ओल्ड, पुरानी वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। हम जो आजकल संस्कृत पढ़ते हैं उससे संस्कृत बहुत डिफरेंट थी। आगे क्या है, संस्कृत और अन्य भाषाएं। चलिए भाषाएं देख लेते हैं हम। तो संस्कृत जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है, फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं इंडो यूरोपियन फैमिली में, वो देख लेते हैं। आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये तो हैं भारतीय लैंग्वेजेस जो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा एशियन लैंग्वेजेस कौन सी हैं, पर्शियन जो ईरान में बोली जाती है। यूरोपियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश, वो इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, क्योंकि इनमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो कॉमन है। जैसे संस्कृत का एक वर्ड है मात्र, जिसका हिंदी में मतलब होता है माँ और इंग्लिश में मतलब होता है मदर। तो इनमें आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सिमिलैरिटीज सा लग रहा है। एम से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों वर्ड, जो कि मदर के लिए, माँ के लिए या मात्र के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।
आगे क्या कह रहे हैं, और लैंग्वेजेस जो हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट की, फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ ईस्ट में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना, ज़्यादातर आपके नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा जो साउथ में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया के, यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और एक तुलु लैंग्वेज है, वो सारी द्राविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। जो झारखंड और हमारे सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं, झारखंड और सेंट्रल इंडिया के पार्ट में, वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। आगे क्या कह रहा है, तो जो बुक्स है यहाँ पर वो रिटन लिखी गई और प्रिंट भी की गई। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऋग्वेदा है वो तो सिर्फ पढ़ा जाता था और सुना जाता था, ठीक है, अब सॉरी गाया जाता था और सुना जाता था, इसको पढ़ा नहीं जाता था क्योंकि लिखा हुआ नहीं था ना। कई सदियों के बाद इसको पहली बार लिखा गया, इसको जो प्रिंट किया गया मुश्किल से 200 साल हुए ऋग्वेद को प्रिंट हुए। अब जो हिस्टोरियन थे वो ऋग्वेद को पढ़ा कैसे करते थे वो देखिए। अब जो हिस्टोरियंस होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट की तरह पास्ट में जाके ढूंढते हैं कई सारी चीज़ों को, बट साथ ही साथ वो जो ना सिर्फ मटेरियल्स को देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हाँ एक घड़ा मिल गया हमें, या फिर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या देखते हैं, घड़ा मिल गया, कुछ गहने मिल गए, लेकिन जो हिस्टोरियन होते हैं ना वो उनके सोर्सेज का भी पता लगाते हैं कि ये आया कहाँ से आखिर। ठीक है, तो देखते हैं कि हिस्टोरियंस जो हैं कैसे ऋग्वेद को पढ़ते थे या पढ़ते हैं। जो हाइम्स है ना ऋग्वेद में, वो एक डायलॉग की फॉर्म में, यानी बातें हो रही हैं कुछ लोगों की आपस में, और यही ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जैसे इसका एक पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पर, कैसा पार्ट है, एक डायलॉग दे रखा है किस किस के बीच में, ऋषि विश्वामित्र के बीच में, और दो नदियाँ हैं ब्यास और सतलुज, जिनको कि देवियों की तरह पूजा जाता है। ब्यास और सतलुज नदियाँ हैं जिनको देवियों की तरह पूजा जाता है, और जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो इन नदियों से बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं वो देखते हैं। तो उससे पहले कह रहा है कि इन नदियों को, ब्यास और सतलुज को मैप नंबर 1 पर देखिए। तो आप लोग अपनी बुक में निकाल लीजिए पेज नंबर 2, मैप नंबर 1, और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए मैप 1 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ आप देख सकते हैं ब्यास और सतलुज नदी को, बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको ब्यास नदी नज़र आ रही है, ये आपको सतलुज नदी नज़र आ रही है। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर की। इंडिया में इनका बहुत कम पार्ट है, ज़्यादातर पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैप देखा हम लोगों ने, अब देखते हैं उनके बीच में क्या बातें हुई है। तो इससे पहले बातें देख लेते हैं उनके बीच में क्या हुई है, इसको बाद में पढ़ लेते हैं। विश्वामित्र और नदियों के बीच में क्या बातें हो रही है, देखिए। विश्वामित्र कहता है, हे नदियों, आप जो माउंटेन से, पहाड़ों से तेज घोड़ों की तरह भागती हुई आती हैं, जैसे दो चमकती हुई गायें अपने बछड़ों को चाटती हैं। आप समुद्र के सारथी की तरह हैं। आप इंद्र की शक्ति की तरह, शक्ति से आ रही है, बताया गया ना इंद्र को कैसा देव माना जाता था, शौर्य का देवता माना जाता था। तो आप इंद्र की शक्ति के साथ आ रही हैं। ठीक है, आप अपने अंदर पानी भरकर ला रही हैं और कोशिश कर रही हैं एक दूसरे में मिल जाने की। ठीक है, ये उनको संबोधित करके विश्वामित्र बोलते हैं। तो नदियाँ क्या जवाब देती है, कि नदियाँ देती है, वी हु आर फुल ऑफ वाटर, कि हम जो पानी से भरी हुई हैं, मूव अलोंग द पाथ गॉड हैव मेड फॉर अस, उसी रास्ते से चलती हैं जो भगवान ने हमारे लिए बना रखा है। वंस वी स्टार्ट फॉलोइंग, एक बार हम जब चलना शुरू कर देती हैं, वी कांट बी स्टॉप्ड, हमें कोई रोक नहीं सकता। वाई डू यू प्रे टू अस, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, हे विश्वामित्र या हे ऋषि, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं एक सिंगर हूँ जो बहुत दूर से आया हूँ, अपने सारथियों के साथ, अपने घोड़े के साथ, अपनी बग्घियों के साथ मैं आया हूँ। प्लीज़ अपने वाटर को एक्सल से ऊपर मत बढ़ाइएगा ताकि मैं आसानी से क्रॉस कर सकूँ। आप कहेंगे एक्सल क्या होता है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा ना, जैसे मान लीजिए ये रथ के पहिए हैं, ठीक है, या किसी भी गाड़ी के पहिए हैं। इन पहियों को जोड़ने के लिए जो बीच में एक रॉड लगी रहती है, किसी भी गाड़ी के पहियों को जोड़ने के लिए इस तरह की रोड लगी रहती है ना, जिससे वो घूमते हैं, तो इसी रोड को ही एक्सल कहा जाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो मेरा रथ है ना, इसके एक्सल से ऊपर अपने पानी को मत बहाइएगा, क्योंकि एक्सल से ऊपर चला गया तो मेरा रथ चल नहीं पाएगा। तो रिवर्स क्या कहती हैं कि वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स, हम आपकी प्रार्थना को सुनेंगे ताकि आप आसानी से पास कर जाएं। अब जो इतिहासकार हैं वो देखते हैं कि जो हाइम्स हैं, ये जो भजन हैं, ये कंपोज किए गए थे उन एरियाज़ में जहाँ पे नदियाँ बहती थी। ऑब्वियसली पता लग रहा है ना, नदियाँ बहती थी तभी तो ये ऋषि विश्वामित्र उनसे बात कर पा रहे हैं।
ठीक है। इससे ये भी पता लगता है कि उस समय हॉर्स को यानी घोड़ों को और गायों को एक इम्पोर्टेंट पशु माना जाता था। जैसे वो बता रहे हैं ना कि आप घोड़ों की तरह तेज भाग रहे हैं, गायों की तरह अपने बछड़ों को लिक कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए नदियों को कंपेयर किससे किया गया है? घोड़ों से और गायों से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्या आपको लगता है कि रथ भी इंपॉर्टेंट रहे होंगे? रीज़न दीजिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि रथ इंपॉर्टेंट? रथ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहे होंगे युद्ध लड़ने के लिए। उस समय युद्ध बहुत होते थे उस टाइम, है ना। रथों की ज़रूरत पड़ती, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, राजाओं को ले जाने के लिए युद्ध इनकी रथों की ज़रूरत पड़ती थी। अब जो ये नदियाँ हैं, दूसरी नदियाँ जो हैं, जैसे कि स्पेशली इंडस रिवर जो है, और इसकी जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज़ है, जैसे इसके अलावा सरस्वती है, उनका भी नाम आया इन हाइम्स में, इन भजनों में। गंगा और यमुना का नाम केवल एक ही बार आया है। फिर से बोल रहा है, मैप 1 पे देखिए और ऐसी नदियों का पता लगाइए जिनको कि ऋग्वेद में मेंशन नहीं किया गया। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है जिनको ऋग्वेद में मेंशन नहीं किया गया। तो ये हमारे पास मैप है, देखिए हमारे पास ना तो काबुल रिवर का यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको झेलम का, चेनाब का, रावी का मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद सोन नदी का मेंशन नहीं किया गया, चंबल का मेंशन नहीं किया गया, ब्रह्मपुत्रा का मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। गोदावरी का, महानदी का, काफ़ी सारी नदी है जिनका वर्णन नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। इसके अलावा साउथ में जो नदियाँ आती है यानी कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, इनका भी मेंशन नहीं किया गया। इससे क्या पता लगता है कि ऋग्वेद जो साउथ ऑफ इंडिया में नहीं लिखे गए थे। इसके बाद कैटल, हॉर्स एंड चैरियट्स, यानी पशु, घोड़े और रथ, इनके बारे में क्या क्या रखा है ये देख लेते हैं। तो देयर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल। पशुओं के लिए ऋग्वेदा में काफ़ी सारी प्रेयर्स दे रखी हैं, ठीक है। बच्चों के लिए स्पेशली बेटों के लिए प्रेयर दे रखी है, घोड़ों के लिए प्रेयर दे रखी है। घोड़ों को जो है रथों में बांध दिया जाता था और युद्धों में लेकर जाया जाता था, है ना। वो युद्ध क्यों लड़े जाते थे? कई बार जानवरों को कैप्चर करने के लिए लड़े जाते थे, कई बार लैंड कैप्चर करने के लिए लड़े जाते थे, कई बार जो चरने का स्थान होता है पशुओं के, पास्चर्स, उनके लिए, कई बार जो है ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स होती हैं, जो मजबूत क्रॉप्स होती हैं, जैसे बार्ले, जिनका तना मजबूत होता है ना। या फिर पानी कैप्चर करने के लिए, या कई बार लोगों को कैप्चर करने के लिए युद्ध लड़े जाते थे। इसके बाद क्या कह रहा है, तो जो युद्ध से जो पैसा आता था उस पैसे का क्या किया जाता था? तो उसमें से कुछ पैसा जो आता था वो लीडर्स आपस में बांट लेते थे और बाकी को पंडितों को दे दिया जाता था, कुछ आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ पैसे से यज्ञ कराए जाते थे, बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक है। किसको चढ़ाई जाती थी बलि? फायर को। इसका मतलब था कि जो देवी देवताएं हैं उनको चढ़ाए जाते थे, और जो देवी देवताओं, अब आग में क्या चढ़ाए? पैसे तो नहीं चढ़ाएंगे ना, तो घी, अनाज या कई बार जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। अब ज़्यादातर उस समय जो पुरुष हुआ करते थे, ज़्यादातर पुरुष ही युद्धों में भाग लिया करते थे। कोई रेगुलर आर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ असेंबलीज हुआ करती थी, यानी सभा बिठाई जाती थी, ठीक है। और इस सभा में युद्ध से जुड़े हुए मामलों पे बातचीत की जाती थी, शांति के बारे में बातचीत की जाती थी। वहाँ पे वो अपना एक नेता भी चुनते थे। नेता कौन होता था? जो सबसे ब्रेव और स्किलफुल पर्सन होता था, सबसे ब्रेव होता था, सबसे ज़्यादा स्किल्स थी उसके पास, ऐसे आदमी को चुना जाता था।